Has it started? Yes. So we'll start with the portion and reference book. Okay, portion मैम ने आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया होगा. मैम is going to take unit number 1, I am going to take unit number 2 and unit number 3. पहले यूनिट के अंदर आप रीमान इंटीग्रेशन को पढ़ने वाले हो. रीमान इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, तो ऑलरेडी जो चीज़ आप 11th या फिर 12th में जो इंटीग्रेशन करते थे वही इंटीग्रेशन का ओरिजिन इज नथिंग बट द रीमान इंटीग्रेशन. यानी कि उसकी डेफिनेशन किस तरीके से बनी है, वो सारे फॉर्मूला कहाँ से आ रहे हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इंटीग्रेशन इज गिवन बाय द रीमान इंटीग्रल. तो वो चीज आप बेस वहां पे सीखोगे. मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, आई एम गोइंग टू टीच इनसाइड यूनिट नंबर 2. हम लोग रीमान इंटीग्रेशन को एक स्टेप थोड़ा आगे लेके जाता हूँ. मैं आपको इनडेफिनाइट इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में बताऊंगा. देयर आर फ्यू थिंग्स. पोर्शन छोटा है लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है. इंटरेस्टिंग क्यों, बिकॉज आप ऑलरेडी इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से जानते हो, राइट. 11th 12th में इतने सारे फॉर्मूलाज, इतने सारे एक्सरसाइज कर चुके थे आप. तो उस हिसाब से यहाँ पर जो भी चीजें सीखोगे दैट इज बेस ऑफ इट. तो हम लोग जो भी चीजें करेंगे उसके पीछे के आइडियाज को सीखने वाला है. सो थिंग्स इज गोइंग टू बी रियली रियली स्मूथ, इंटरेस्टिंग होगा, सिंपल होगा. आई विल गिव माय बेस्ट टू मेक इट मोर सिंपल फॉर ऑल ऑफ. ठीक है. यूनिट नंबर 2 3 में क्या होगा देख लेंगे, लेकिन अभी यूनिट नंबर 2 के अंदर 2.1 इज समथिंग माय इंटरेस्ट. कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस एंड मीन वैल्यू थ्योरम. ये 5 लेक्चर के अंदर ही अंदर खत्म करेंगे. कुछ अच्छे अच्छे रेफरेंस बुक है, रिकमेंडेड रेफरेंस बुक. इसमें से कौन सा मैं यूज करूंगा, देखो मेरे पास इसका पीडीएफ वर्जन है. ये फिनी कैलकुलस, थॉमस फिनी 9th एडिशन, बट दैट इज फॉर आई थिंक यूनिट नंबर 3, अभी यूज नहीं हो रहा है. गोल्डबर्ग इज वन ऑफ द फेमस बुक फॉर रियल एनालिसिस, इसको भी मैं यूज कर रहा हूँ. कैलकुलस ये बुक भी मैं यूज कर रहा हूँ. और ये रहा, ये चारों बुक के पीडीएफ वर्जन है मेरे पास. जल्द से जल्द मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है. तो दिस आर द 4 बुक्स जिसके अंदर से मैं चीजों को बना रहा हूँ. आई एम नॉट यूजिंग एनी टाइप ऑफ पब्लिकेशन बुक, सेट पब्लिकेशन या फिर ऐसा मैं कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ. मैं आपको बोलूंगा कि आप भी रेफरेंस बुक पढ़ो. अगर आप सेट से कंफर्टेबल हो तो आप सेट जो भी वो पब्लिकेशन होता है यू कैन रीड दोस थिंग्स, नो इशू टू मी. ठीक है. लेकिन ये 4 बुक है, उसके अंदर से हम लोग पढ़ने वाले. 2.1 कंटिन्यूटी इम्प्रॉपर इंटीग्रल से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें रिक्वायरमेंट में आ जाती है यार. ठीक है. हम लोग रिक्वायरमेंट के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं. सो नाउ यूनिट नंबर 2 स्टार्ट नहीं हो रहा है. यूनिट नंबर 1 से कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे रिक्वायर है, तो मुझे एटलीस्ट उसके डेफिनेशन देने चाहिए. आपको थोड़ा कम समझेगा लेकिन समझेगा जरूर. तो यहाँ पे हम लोग एक टर्मिनोलॉजी सीखने वाले हैं विच इज कॉल्ड एज अ रीमान इंटीग्रेबल. हम लोग एक फंक्शन लेते हैं f विच इज अ बाउंडेड फंक्शन. ये जो तीनों यूनिट पड़ेंगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे जो फंक्शन होंगे वो बाउंडेड फंक्शन होने वाला है. अगर नहीं कहा है तो हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे कि वो बाउंडेड फंक्शन. रीजन क्या है, बिकॉज अगर इंटीग्रेशन होता क्या है यार, इंटीग्रेशन यानी कि हमें पता है कि अगर दिस इज द फंक्शन, अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो अब इसका इंटीग्रेशन बिटवीन ए टू बी का मतलब क्या होता है, ये तो हम लोग ने कॉलेज में ही सीख लिया था. अगर दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज एफ ऑफ एक्स, then this area is given by integral a to b f of x dx. करेक्ट. तो अगर मुझे एरिया चाहिए यानी कि मुझे इंटीग्रेशन चाहिए तो मेरा जो फंक्शन है वो बाउंडेड तो होना चाहिए. मतलब कि मैंने यहाँ पे आपको एक गोल्डन रूल दे दिया है, एक नोट दे दिया है कि इसके बाद कभी भी हम लोग फंक्शन अज्यूम करेंगे तो दैट विल बी अ बाउंडेड फंक्शन. ठीक है. एक छोटा सा नोट है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स फंक्शन f विल बी बाउंडेड फंक्शन. यहाँ पे उन्होंने क्या लिया है, बाउंडेड फंक्शन ऑन द क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल a comma b. We say that f is Riemann integrable on that interval a comma b if the lower integral is same as the upper integral. In this case we define this integral which is same as lower integral which is equal to the upper integral. देखो कुछ नहीं समझ रहा यार, मुझे कुछ नहीं समझ रहा, लेकिन ऐसा कुछ तो सिमिलर चीज आपने देखा है क्या इससे पहले? लोअर इंटीग्रल इज सेम एज एन अपर इंटीग्रल, या फिर ऐसे किसी और चीज के अंदर लोअर कहां देखा था, कुछ याद आ रहा है? करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो हम लोग जो लिमिट में करते थे ना कि अगर मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट इज सेम एज राइट हैंड लिमिट, देन वी से कि लिमिट एग्जिस्ट करता है एंड द ओरिजिनल लिमिट इज सेम एज दैट.
करेक्ट। तो यहां पर भी सेम चीज है कि लोअर इंटीग्रल इज सेम एज एन अपर इंटीग्रल। अगर दोनों सेम है तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज रीमान इंटीग्रेबल। एंड वो जो इंटीग्रल है विच इज सेम एज द वैल्यू ऑफ दिस टू, मतलब सिमिलर आइडिया है। लेकिन यहाँ पे ये लोअर इंटीग्रल है क्या? यहाँ पे उन्होंने क्या किया, देखो इंटीग्रल किया ए टू बी एफ, फिर नीचे लाइन कर दिया। इसी चीज को हम लोग कहते हैं लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ इन ए कॉमा बी। अब ये लोअर इंटीग्रल क्या होता है, कहां से आता है, दैट इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन पेपर 1 का यूनिट नंबर 1 के अंदर। सिमिलरली ए बी एफ ऊपर अगर किया है तो उसे हम लोग कहते हैं अपर इंटीग्रल। लेकिन मैं ऐसे ही नहीं भागूंगा, मैं आपको थोड़ा सा तो आइडिया बता के जाऊंगा, बिकॉज मुझे बुरा लगेगा अगर मैंने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ इसको ये कहते हैं उसको वो कहते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक आपको आइडिया दूंगा। हम लोग करते क्या, इंटीग्रेशन निकालते वक्त हाउ तो स्टार्टेड ओरिजिनली इंटीग्रल का फॉर्मूला कैसे मिला, क्यों स्टार्ट किया, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अगर मैं आपको कोई परफेक्ट फिगर देता हूँ ना, जैसे कि कोई रेक्टेंगल दे दिया, स्क्वायर दे दिया, सर्कल दे दिया, राइट ट्राइंगल दे दिया, उन सबके एरिया निकालना इजी था। लेकिन जब क्वेश्चन ये आता है कि किसी एक कर्व के नीचे का अगर एरिया निकालना है, तब सब लोग रुक गए, नहीं इसको कैसे करेंगे, देयर इज नो वे डायरेक्ट वे टू फाइंड आउट। तो उस टाइम पे एवरीवन स्टार्टेड थिंकिंग द क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर। उन्होंने क्या किया, इस इंटरवल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये ए कॉमा बी जो है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कि 1 2 3 एंड 4। फिर उन्होंने इस पार्ट्स के अंदर कुछ रेक्टेंगल फिट करने की कोशिश की, इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से। ये हो गए कुछ रेक्टेंगल जो इसके अंदर आ रहे हैं। फिर अगर सपोज ये जो रेक्टेंगल है उसके एरिया तो मैं निकाल सकता हूं, उन एरिया को मैं ऐड कर दूंगा, तो मुझे जो आंसर मिलेगा दैट इज क्लोज अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एरिया। एरर है यहाँ पे, एरर क्या है, तो ये वाला पार्ट जो है वो एरर आएगा, ये वाला पार्ट मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूं। तो यहाँ पर लोग क्या करें, पार्टीशन बना, पार्टीशन के हिसाब से उन्होंने रेक्टेंगल मेरा, उस रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर दिया, उनको आंसर मिला लेकिन एरर के साथ मिला। उनको ये चीज पता थी कि एरर आ रहा है। उन्होंने क्या सोचा कि अगर सपोज मैं इस पार्टीशन को और ज्यादा छोटा कर देता हूं, मतलब कि अगर ये था ना तो उसने अभी उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर आप देखोगे एरर का जो पार्ट था ना वो कम हो गया, अब इतना पार्ट एरर है। यानी कि उनको ये ऑब्जर्वेशन हो रहा है जैसे जैसे आप अपने पार्टीशन को फाइन करते जाओगे, यानी कि छोटा 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 करते जाओगे ना, उतना ही एरर कम होते जाएगा। इन दिस केस आप ऑब्जर्व करोगे मैंने जो रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए थे वो कर्व के अंदर थे, तो ये जो कर्व के अंदर का जो रेक्टेंगल्स होते हैं उनके एरिया को ऐड किया जाता है, तब वो बनता है लोअर इंटीग्रल वैल्यू। अगर सपोज मैंने जो रेक्टेंगल बनाए होते उसका कुछ पार्ट बाहर जाता था और अगर उनको ऐड करते थे तो वो हमारा बनता था अपर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हम लोग क्या करते हैं, अगर अपर इंटीग्रल वैल्यू और लोअर इंटीग्रल वैल्यू सेम हो जाता है देन दैट इज नथिंग बट द इंटीग्रल। एक्चुअली हम लोग करते क्या है, ये पार्टीशन को छोटा 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 करके एरर जो है उसको जीरो की तरफ लेके जाते हैं। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना वो निग्लिजिबल ना हो जाए तब तक हम लोग उसको छोटा करते हैं। और एक ऐसा टाइम आएगा कि कुछ भी पार्ट नहीं बचेगा, दैट विल बी नथिंग बट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने देने की कोशिश की जो इन डिटेल आप यूनिट नंबर 1 में करोगे। लेकिन अभी के लिए व्हाट आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर इज कि रीमान इंटीग्रल का मतलब कि लोअर लिमिट, लोअर इंटीग्रल इज सेम एज द अपर इंटीग्रल, और वो जो वैल्यू है दैट इज सेम एज इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन इन दैट इंटरवल। यहाँ पर हम लोग जो रीमान इंटीग्रल पढ़ते हैं ना दैट इज सेम एज योर इंटीग्रेशन ना, जो होता था ना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x रेज टू n का जो फॉर्मूला होता था वो सब चीजें सेम ही है। सिर्फ यहाँ पे हम लोग रीमान इंटीग्रल क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज रीजन सिंपल सा है। यहाँ पर हम लोग ये लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल, फिर यहाँ पे ये बॉक्सेस के बारे में बात करता है जिनका ओरिजिनल आइडिया रीमान का था, मैथमेटिशियन रीमान का था, इसलिए उनको रिस्पेक्ट के अंदर हम लोग ये नाम देते हैं। अदरवाइज ये इंटीग्रेशन और आपने जो पहले पढ़ा सब चीजें सेम है, कोई भी अलग दो अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशन नहीं। ठीक है, सो आई थिंक थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ क्या रीमान इंटीग्रेशन क्या होगा। ओके, सो रीमान इंटीग्रेशन यानी कि पहली चीज याद रखेंगे कि फंक्शन बाउंडेड होगा बिकॉज बार बार उसको यूज करना पड़ेगा।
रीमान इंटीग्रेशन मतलब लोअर इंटीग्रल सेम एज एन अपर इंटीग्रल, और उसकी वैल्यू को हम लोग उसका इंटीग्रल वैल्यू दे देंगे। अब कुछ बेसिक से प्रॉपर्टीज हैं जो मुझे रिक्वायर होगी, विच यू कैन सी इन यूनिट नंबर 1 के पोर्शन में है। तो हम लोग सिर्फ नोट डाउन करके रखेंगे, लिस्ट मैंने करके रखा है, कोई तो एक रेफरेंस बुक से मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा है इसको। बहुत सिंपल से प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टीज आपने 11th या फिर 12th में कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने लिखा है f इज एन एलिमेंट ऑफ आर ए कॉमा बी। अब इस नोटेशन का मतलब यहाँ पे we denote R A comma B the class of all functions f which are Riemann integrable on A comma B। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर set of all functions which are Riemann integrable on A comma B। यानी कि अगर यहाँ पे उन्होंने लिखा है A is an element of R A comma B, उसका मतलब f is Riemann integrable on the interval A comma B। फिर उन्होंने क्या किया, C एक ऐसा पॉइंट ले लिया जो A और B के बीच में है। Then they are saying कि f is Riemann integrable in a comma c, यहाँ पे एक स्टार किया हुआ है, फिर f is Riemann integrable in the interval c comma b। स्टार क्यों किया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे उन लोग कह रहे हैं फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू a comma c। ये पता है आपको रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है, फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू a comma c। ओके कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट आगे जाके बहुत ही कॉमन हो जाएगा। तो पहले तो मुझे पता था फंक्शन क्या है, a कॉमा बी से r तक है। अगर सपोज मैं इस फंक्शन को सिर्फ a कॉमा सी तक ही डिफाइन करता हूं, तो ये जो फंक्शन है उसे हम लोग कहते हैं f रिस्ट्रिक्टेड टू a कॉमा सी। यानी कि वो फंक्शन वही है, लेकिन उसका जो डोमेन है वो हो चुका है a से लेके c तक, और कुछ नहीं। समझा रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब कि उसका जो डोमेन है उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया a कॉमा सी तक। ठीक है, यस और नो। आई एम रीडिंग इन द चैट बॉक्स, कनेक्शन तो सही है। ओके ओके ग्रेट ग्रेट थैंक यू। ओके सिमिलरली f इज इनसाइड c कॉमा b, देन ये क्या है, ये ऑब्जर्व कर सकते हो, आपने ऑलरेडी किया हुआ है। क्या था, लिमिट a से b था ना, तो a से c कर दिया, फिर c से b कर दिया, कुछ भी नया नहीं है। सिमिलरली अगर आप इसको भी देखोगे तो ये भी चीज आपके लिए नई नहीं है। इंटीग्रेशन करते वक्त आपने ये भी देखा था ना कि कांस्टेंट को आप बाहर ले जा सकते हो, तो सेकंड प्रॉपर्टी कांस्टेंट को आप बाहर ले जा सकते हो। देखो एक चीज का नोट कीजिएगा हर कोई कि ये सारी प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी यूज की थी 12th में, SY के अंदर आप ये सारी चीजें थियोरेटिकली प्रूव करने वाले हो कि ये चीजें ट्रू क्यों है, बेस ऑफ द डेफिनेशन और थियोरम के यूज करके आप उसको प्रूव करोगे। तो इसीलिए ये जो पार्ट है ना रीमान इंटीग्रेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी जो है कि इंटीग्रेशन जो है वो एडिशन के ऊपर स्प्लिट होता है। सो आई थिंक दिस आल्सो यू गाइस नो, है ना, ये तीनों प्रॉपर्टी ठीक है क्या, दिस इज थ्री प्रॉपर्टी ओके टू ऑल ऑफ यू, पहले से देखी हुई है इसलिए मैं थोड़ा अंदर नहीं जा रहा उसके, दूर दूर से इसको प्रणाम कर देता हूँ। यस इज दिस थ्री प्रॉपर्टी ओके, यस ओके। और यहाँ पे और तीन प्रॉपर्टी है जो शायद से थोड़ी नहीं हो, बट इसमें कुछ बड़ी बात वाली प्रॉपर्टीज नहीं है। जैसे कि अगर मेरा फंक्शन एक पॉजिटिव फंक्शन है या फिर वो जीरो वैल्यू लेता है, नॉन नेगेटिव फंक्शन है यानी कि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन इंटीग्रेशन करने के बाद भी जो आंसर आता है दैट इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और एक सिमिलर प्रॉपर्टी है, अगर मेरा f of x इज लेस देन इक्वल टू g of x, देन इंटीग्रेशन के बाद जो आंसर आ रहे हैं that also satisfy the same inequality, यानी कि if f of x is less than equal to g of x, then my integral a to bf is less than equal to integral a to bg। okay sorry sorry sorry। उसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ये आप एंड ऑफ द यूनिट 1 में थोड़ा सीखोगे। इसके अंदर कहा क्या गया, पहले तो उन्होंने लिखा कि f is Riemann integrable on a comma b, then mod of f is also Riemann integrable on a comma b, and आपका जो आंसर आएगा इंटीग्रल a b f उसका मॉड लेने पे दैट इज नथिंग बट लोअर बाउंड फॉर a comma b mod of f।
यानी कि अगर आप मॉड को बाहर ले जाओगे देन द आंसर विल बी स्मॉलर इन शॉर्ट. अदरवाइज आप ये भी कह सकते हो कि दिस इज नथिंग बट लोअर बाउंड फॉर दिस. तो ये जो प्रॉपर्टीज है मैं ये नहीं कहूंगा याद रखो ऐसा कुछ नहीं, बट इट माइट बी पॉसिबल कि मेरे यूनिट के अंदर मैं इसको यूज करूँ और आपको अभी तक हुआ नहीं. तो सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, कुछ कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. इंटीग्रेशन है तो हमें आता है भाई इंटीग्रेशन, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं. ठीक है. सो दिस आर नथिंग बट द प्री रिक्वायरमेंट्स. क्या क्या हमने देखा, तो हमने ये देखा कि यूनिट 2 3 के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम फंक्शन विल बी अ बाउंडेड फंक्शन. रीमान इंटीग्रेबल का मतलब कि लोअर इंटीग्रल इज सेम एज अपर इंटीग्रल. लोअर इंटीग्रल यानी कि हम लोग जो बॉक्सेस बनाते हैं वो बॉक्सेस अगर कर्व के नीचे है तो उसका सम करने पे लोअर इंटीग्रल वैल्यू मिलता है, कर्व के ऊपर है तो अपर इंटीग्रल वैल्यू मिलता है. हम लोग पार्टीशन छोटा 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 करके एरर को कम करने की कोशिश करते हैं. दैट वाज द आइडिया. फिर ये आर ए कॉमा बी का मतलब होता है कि इट इज रीमान इंटीग्रेबल set of all functions which are Riemann integrable on the interval a comma b. 1 2 3 4 5 6 7 प्रॉपर्टीज है. कुछ याद करने की जरूरत नहीं, हर बार हमें जब चाहिए रहेगा ना हम लोग वापस से आके देख लेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो दिस आर प्री रिक्वायरमेंट्स. अब हम लोग आएंगे यूनिट नंबर 2 के ऊपर, इम्प्रॉपर इंटीग्रल. बिल्कुल भी डिफिकल्ट तो है नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना. विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल. So let's just start. We done with the pre-requirements. I'll just start writing definition. किसका डेफिनेशन हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं पहले इनडेफिनाइट का कर लेते हैं फिर इम्प्रॉपर का कर लेंगे. ठीक है. ओके. इनडेफिनाइट इंटीग्रल. ओके. इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स को सीख लेते हैं पहले. तो सपोज इफ my f is a function which is an element of r a comma b. अब ये आर ए कॉमा बी का मतलब कि मेरा जो फंक्शन है इट इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए कॉमा बी. रीमान इंटीग्रेबल के बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन आप सीखने वाले हो. ठीक है. लेकिन एक है लोअर इंटीग्रल इज सेम एज एन अपर इंटीग्रल. देन द फंक्शन डिफाइंड बाय, हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रल. डिफाइंड इट बाय f of z इज इक्वल टू इंटीग्रल a से लेके z f of x dx where this z is an element of the interval a comma b. यहाँ पे मैं ये नोटेशन कर देता हूँ. दिस फंक्शन, ये जो f of z जो हमने डिफाइन किया अभी, बेस्ड ऑन इंटीग्रल ऑफ f is called the indefinite integral of f with base point a. बेस पॉइंट यानी कि ये जो हमने लास्ट पॉइंट किया लोअर बाउंड. तो हम लोग ने एक चीज डिफाइन की विच इज कॉल्ड एज एन इंडेफिनाइट इंटीग्रल. कैसे डिफाइन की, तो बेस्ड ऑन द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स. यानी कि एफ ऑफ जेड का वैल्यूज जो है वो कैसे मिलेगा. सपोज अगर मैं आपको कहता हूं कि यहाँ पे मैं नोट करके आपको लिखवा देता हूँ. सो अगर सपोज आई आस्क यू व्हाट इज एफ ऑफ ए, तो ये क्या होगा, एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा. What will be the value of f of a based on the definition above. ऊपर आपको डेफिनेशन दिख रहा है ना. सो बेस्ड ऑन इट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of a. आपको करना क्या होगा, आपको z की जगह पे a रखना है. करेक्ट. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इट इज इंटीग्रेशन a से लेके a तक f of x dx. now this is same as what, इंटीग्रेशन a से लेके a f of x dx. कोई नोट कर रहा है कि इसके अंदर कुछ तो है ऐसा जो आपको डायरेक्ट आंसर देगा. What is this? Zero. Yes, this was a basic property जब आप 12th में थे, right?
ओके, सो इट विल बी 0. तो यू कैन एटलीस्ट ऑब्जर्व कि ये जो इनडेफिनाइट इंटीग्रल है वो किस तरीके से काम कर रहा है. सपोज इफ आई टेल यू व्हाट इज एफ ऑफ बी, देन इट विल बी इंटीग्रल ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स dx. अब इसका वैल्यू क्या होगा, दैट डिपेंड्स ऑन ए बी एंड एफ ऑफ एक्स, बट इट इज फाइन. तो ये जो फंक्शन है वो क्या करता है, वो सिर्फ हमारे इंटीग्रल का हमें अपर बाउंड देता है, लोअर बाउंड ऑलरेडी डिसाइडेड है ए. ठीक है, ये जो फंक्शन है ये हमें बहुत काम आने वाला है, बिकॉज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो है उसके लिए हमें इस फंक्शन की जरूरत है, इनडेफिनाइट इंटीग्रल. इसीलिए हम लोग इसको अभी डिफाइन कर रहे हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और फिर इसको यूज करके हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो ये, हाँ बोले ना. वेरी गुड क्वेश्चन. इसके बारे में है ना, जब मैं आपको इम्प्रॉपर बताऊं तब बोलूं क्या, बिकॉज दे आर एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ईच अदर, है ना. जब मैं इम्प्रॉपर आपको बताऊंगा ना, तब मैं आपको दोनों के अलग अलग मतलब दूंगा. जब आपके सामने दोनों हो गए ना, तो मैं आपको डिस्टिंग्विश इजीली करवा पाऊंगा. ठीक है. अदरवाइज अगर सिंपल वर्ड में बोलने की कोशिश करो ना, तो इट इज एंटी डेरिवेटिव इसके लिए. ठीक है, अभी सिंपल वर्ड में बोलने की कोशिश करूँ तो एंटी डेरिवेटिव, लेकिन डिटेल मीनिंग जो रहेगा ना, वो मैं आपको इम्प्रॉपर के वक्त आपको डिस्टिंग्विश बता के दूंगा. ओके, यस, इज इट फाइन. ओके ओके ओके. सो अभी के लिए अभी हम लोग इनडेफिनाइट इंटीग्रल को सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं. इनडेफिनाइट इंटीग्रल किसके ऊपर काम करता है, तो वो आप इनपुट डालोगे कुछ तो दैट विल बी द अपर बाउंड फॉर योर इंटीग्रल, और कुछ नहीं. अब हमने डिफाइन किया है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी सीखेंगे. द प्रॉपर्टी विल बी लर्निंग, आई थिंक पहला प्रॉपर्टी हमें कंटिन्यूअस का सीख लेना चाहिए. ओके, मैंने न्यू पेज बनाया. यस, ओके. सो नाउ वी विल बी लर्निंग अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट फंक्शन. हमें पता है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है. मैं एक बार यहाँ पे लिख के रखता हूँ, बिकॉज नई चीज़ है हमारे लिए. z f of x dx, where my z is an element of a comma b and my f of x is an element of r a comma. ओके, सो अब हम लोग ये प्रूव करेंगे कि अभी अभी हम लोग ने जो फंक्शन डिफाइन किया वो कंटिन्यूअस है. इसको प्रूव करने से पहले मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे कंटिन्यूअस का डेफिनेशन बताए. यस, किसी को याद है? ओके, कैन जस्ट डिक्टेट करो ना थोड़ा. ग्रेट, ग्रेट, बट आई वांट एप्सिलॉन डेल्टा वाला डेफिनेशन. a function f on a comma b is said to be continuous. Yes, anyone remember epsilon delta वाला definition? If yes, कोई तो होगा. आई थिंक कोई चैट बॉक्स में लिख रहा है क्या? कुछ तो डेफिनेशन याद हो. इफ एप्सिलॉन डेल्टा, दिस इज द डेफिनेशन जो आप आंख बंद करके भी नींद में भी याद रहना चाहिए, बिकॉज आगे जाके बहुत यूज होता है. एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा यूज होता है थियोरी के अंदर. आपने जो डेफिनेशन कहा बिल्कुल सही है, लेकिन वो ज्यादातर हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग सम्स करते हैं ना, उसके ऊपर ज्यादा यूज करते हैं. जब थियोरी पे आता है ना, देन वी गो फॉर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, बिकॉज वो ज्यादा हेल्पफुल है. इफ यस यस यस, कहीं ना कहीं साहिल जी को थोड़ा कुछ याद है. ओके, ग्रेट वर्क साहिल. इफ फॉर एनी x comma y inside that interval, for every epsilon greater than 0, for every epsilon greater than 0 there exists, क्या था, अब चलो थोड़ा याद आएगा तो. For every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that, जितना साहिल जी ने लिखा है उतना लिख देते हैं. एक्स माइनस वाई, ये भूल गए थे. ठीक है, x minus y लेस देन डेल्टा implies mod of
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। कुछ याद आ रहा है एवरीवन? For every epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that whenever my mod of x minus y is less than delta, then my f of x minus f of y should be less than epsilon. Yes. हाँ जी, कुछ याद आ रहा है? ओके ग्रेट, हम लोग इसको याद रखो अभी थोड़ा टाइम के लिए, तो याद रखो एटलीस्ट, बिकॉज हम लोग को इस चीज को प्रूव करना है। सो नाउ आई विल स्टार्ट विद द थ्योरम। ओके, थ्योरम यानी कि एक छोटा सा स्टेटमेंट टाइप है बट मजेदार है। आई नीड टू शो दैट f जो हमने अभी डिफाइन किया इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें लिख देता हूं जो हमारे अजम्पशंस है। ओके, कोई नहीं। अजम्पशन क्या है? तो मेरा फंक्शन जो f होगा दैट इज रीमान इंटीग्रेबल। फिर और क्या क्या हमें पता है? तो हमें f ऑफ z का डेफिनेशन पता है कि f ऑफ z इज डिफाइंड एज इंटीग्रल a से लेके z f ऑफ x dx। इसको छोड़ के क्या और कोई ऐसी चीज है जो हम लोग ने अज्यूम की है? इसको छोड़ के ऑन स्मॉल f, ये स्मॉल f के ऊपर कोई ऐसी चीज है क्या जो हमने अज्यूम की है? किसी को तो याद आ जाए, किसी को तो याद आ जाए। स्मॉल f के ऊपर एक ऐसी चीज है जो हमारा अजम्पशन रहेगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड अनलेस बोला जाए। यस, कोई एक चीज होगी जो f के ऊपर अज्यूम की है हमने। ना जीना ना जीना, देखो देखो कहाँ गए जी कहाँ गए, कहाँ गए जी कहाँ गए, कहाँ गए जी कहाँ गए। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन होगा दैट इज बाउंडेड। वेरी गुड प्रिया जी, प्रिया जी को याद था। ग्रेट। सो देयर आर दिस आर द थ्री असम्पशंस दैट वी हैव मेड। उसके बाद हम लोग प्रूफ पे जाएंगे। ओके, एंड माय f इज बाउंडेड ऑन a कॉमा b। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं प्रूफ को। सो आई विल क्लेम, मेरा क्लेम है कि f इज कंटिन्यूअस ऑन a कॉमा b। ओके, कंटिन्यूअस का मतलब अब मेरे दिमाग में है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और वो सब चीजें। ठीक है, तो उसको मुझे प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सो माय f ऑफ z इज इक्वल टू इंटीग्रल a से लेके z f ऑफ x dx। ये तो डेफिनेशन ही होगा यार। फिर व्हाट वी डू इज, इसको है ना थोड़ा कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है, स्टार्ट में थोड़ा कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, बाकी फ्लो में जाता है प्रूफ। ओके, सो क्या करेंगे हम लोग? वी चूज अ नंबर w इनसाइड a z। इस इंटरवल में से एक हम लोग एक नंबर लेते हैं w। अगर ये w है वो a और z के बीच में है, तो क्या मैं ये कर सकता हूं क्या? a से लेके w f ऑफ x dx प्लस w से लेके z f ऑफ x dx, कि ये चलेगा? अभी हम लोग ने जो प्रॉपर्टीज किया था उसमें से ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि हम लोग हमारी जो बाउंड है उसको डिवाइड कर सकते हैं बीच में से, तो हम लोग ने वो किया। अब आप ऑब्जर्व करोगे दिस इज सेम एज समथिंग। ये जो चीज है ना फर्स्ट टर्म, इट इज सेम एज समथिंग। इसको मैं क्या कैपिटल एफ के फॉर्म में लिख सकता हूं? पहला जो टर्म दैट इज सेम एज व्हाट? एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस इंटीग्रल डब्ल्यू से लेके जेड एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ठीक है, ये एफ ऑफ डब्ल्यू कहां से आ समझा ना? ए से लेके डब्ल्यू था, अपर बाउंड डब्ल्यू था, इसलिए मैंने उसको एफ ऑफ डब्ल्यू दे दिया। ओके, अब इसको कर देंगे एफ ऑफ जेड। अब तो सिर्फ फ्लो है, इसके अंदर याद क्या करना है? तो सिर्फ ये लाइन, बाकी सब तो फ्लो है। इंटीग्रल डब्ल्यू से लेके जेड एफ ऑफ एक्स डी दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब इसके आगे क्या करेंगे?
मुझे क्या चाहिए, मुझे तो कुछ एप्सिलॉन, मुझे तो कुछ डेल्टा, या फिर मुझे देखो यहाँ पे कुछ ऐसा चाहिए था, वैसा तो कुछ मिल गया। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई जो था ना, वैसे उसी तरीके से मुझे एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू मिल चुका है। मतलब मैं अपने डेफिनेशन जो है उसके थोड़ा तो क्लोज गया। अब मुझे एप्सिलॉन डेल्टा के बारे में कुछ तो सोचना होगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास और एक अजम्पशन था जिसको मुझे यूज करना है। मेरा अजम्पशन था कि मेरा एफ जो है वो बाउंडेड है। अब ये बाउंडेड का मतलब क्या होता है? बाउंडेड का मतलब क्या होता है? बोल तो दिया कि बाउंडेड है, उसका मतलब क्या होता है लेकिन? बोले बोले बोले, मैं लिख नहीं रहा। हाँ सॉरी, आपका आवाज। हाँ, हैज अन अपर लिमिट, गौतम जी ने अच्छा कहा, हैज एन अपर लिमिट। इसी चीज को मैं थोड़ा और, यस, प्रिया जी एंड सूरज ने सही पकड़ा। अभी ये दोनों जो चीजें इन्होंने कही ना, उसी को और एक अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। दैट इज माई मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स is less than or equal to m for some m inside r plus। करेक्ट, दोनों एक्चुअली सबने सही कहा था, लेकिन गौतम जी ने लोअर लिमिट के बारे में बात नहीं की। बाउंडेड यानी कि दोनों बाउंड होना। ठीक है, तो बाउंडेड का मतलब उसका जो मॉड है, इट इज बाउंडेड बाई m n माइनस एक्चुअली। करेक्ट, इज इट फाइन? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। बाउंडेड का मतलब जिस तरीके से मैंने बताया, और आगे बढ़े हम। ओके ग्रेट। सो देयरफॉर my f of x is bounded below by minus m and bounded above by capital M. Now what we'll do, we'll just take an integration on entire 3. Therefore my minus m integral w से लेके z f of x dx, सॉरी f of x कहाँ है, यहाँ पे तो 1 आएगा, 1 dx is less than equal to integral w से लेके z f of x dx is less than equal to integral m कांस्टेंट है इसलिए बार w से लेके z 1 dx। तो यहाँ पर भी हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, इसलिए इंटीग्रेशन लेने के बाद भी सेम ही ऑर्डर होगा। तो दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन जो हमने नोट किया था। ठीक है, हमने क्या किया, इन सिंपल वर्ड सिर्फ इंटीग्रेशन किया, बाय द प्रॉपर्टी सेम ऑर्डर उसको भी मिलेगा। देयरफॉर माय माइनस m, यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेशन के बाद, आंसर क्या आएगा? व्हाट इज द आंसर आफ्टर इंटीग्रेशन? इस चीज का इंटीग्रेशन क्या होगा? सॉरी, आपको लिमिट्स भी रखना है ना, यू हैव द लिमिट्स, यू हैव द लिमिट्स। यस, इट इज z माइनस w। आपने जो बोला ना उसके अंदर एक बार z रखो, एक बार w रखो, cc कट हो जाएगा एंड यू गेट दिस एज योर आंसर। ठीक है, दैट इज z माइनस w। यस, सबको समझा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद द लिमिट w से लेके z तक इज z माइनस w, दिस इज लेस देन इक्वल टू, ये तो हमें पता नहीं है क्या है, सो इसको एज इट इज रखेंगे, f of x dx इज लेस देन इक्वल टू m के साथ z माइनस w। ये z माइनस w सबको समझाना कि कहां से आया? यस और नो? ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो नाउ व्हाट यू सी इज कि ये जो बीच वाला पार्ट है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, दैट इज सेम एज दिस डिफरेंस, तो मैं उसको लिख देता हूँ, माइनस m z माइनस w इज लेस देन इक्वल टू f of z माइनस f of w which is less than equal to m z minus w। अब यार यहाँ पे कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है, यहाँ पे जो चीज माइनस में है वही चीज यहाँ पे प्लस में है, यानी कि mod of f of z minus f of w is less than or equal to m times z minus w। yes or no? ये चीज को देखो थोड़ा ध्यान से, कोई भी स्टेप में अगर अटक जाओ तो प्लीज बता।
ये लास्ट स्टेप समझा कैसे आ रहा है? Okay, no issue. Nayan, let's see this in the simple way. Suppose Nayan, if I tell you my mod of x is less than equal to 2, फिर क्या होगा? Can I write minus 2 is less than equal to x less than equal to 2? क्या यहाँ से ये ठीक है नयन? Yes. तो अब इसी चीज का उल्टा भी ट्रू है, यानी कि अगर आपको ये दिया है तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है आपका x, ओके, ये जो पार्ट है दैट इज नथिंग बट योर x, आई थिंक, ठीक है, ये x है, ये जो है वो है आपका 2, तो ये हो गया -2, ये है 2, ठीक है, समझा? सिंपल सा था, दिख नहीं रहा था डायरेक्ट, कोई बात नहीं, ओके, तो दिस इज फाइन, नाउ क्लियर सर, ओके ग्रेट। सो अब ये जो चीज है, क्या इसको आपने कभी ऐसा कुछ देखा है क्या, समथिंग कॉल्ड एज, अच्छा मैं और एक कलर में लिखता हूँ बिकॉज ये नाम ही बहुत बड़ा है, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज अ लिप्सिट्स इनइक्वालिटी और कंडीशन, लिप्सिट्स कंडीशन देखा है आपने इससे पहले, नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो हम लोग बात नहीं करेंगे उसके बारे में ज्यादा, अगर सुना है तो विलन को, लिप्सिट्स कंडीशन, नो नो नो, ओके ओके, मुझे लगा बिकॉज शायद से ये टीवाई में इंट्रोड्यूस होता है आप लोगों को, तो कोई बात नहीं, हमें जरूरत नहीं है। अब ये जो मुझे मिल गया है, इसके बाद मेरा काम हो जाएगा, इसके बाद मैं क्या करूंगा कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर विल एग्जिस्ट सम डेल्टा व्हिच आई हैव टू फाइंड, मैं उसके लिए थोड़ा जगह छोड़ देता हूं, ग्रेटर देन 0 such that my mod of z minus w less than delta implies my mod of f of z minus f of w is less than epsilon। क्या अब आप में से कोई मुझे ये डेल्टा का वैल्यू दे सकता है? ऐसा क्या डेल्टा को मैं चूज करूं कि मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए? कुछ डेल्टा के बारे में ऐसा क्या लोगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए? कंडीशन क्या है कि ये जो चीज है वो ट्रू होना चाहिए, दिस शुड बी ट्रू, डेल्टा को ऐसा चूज करो ये चीज ट्रू हो जाए कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, एंड यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन नंबर 2। अगर सपोज मैं डेल्टा को m चूज करता हूँ, देखो हर किसी को मैं एक सजेशन देता हूँ, कुछ भी है ना ट्राई करके देखो, जैसे कि अगर देखो इन्होंने m कहा ना तो मैं m ट्राई करके देता हूँ, ठीक है, अगर सपोज मैंने इसकी जगह पे m ले लिया, देन व्हाट आई नो इज माय मॉड ऑफ f of z माइनस f of w इज लेस देन m टाइम्स z माइनस w। नाउ मुझे पता है कि देखो ये जो चीज है वो लेस देन डेल्टा है, this thing is less than delta, so this is less than m times delta, करेक्ट? तो अभी अभी मुझे प्रिया जी ने कहा कि डेल्टा की जगह पे m लेके देखो, तो अगर मैंने इसकी जगह पे m ले लिया तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, मुझे तो यहाँ पे एप्सिलॉन चाहिए था, है ना, यहाँ पे जहाँ पे मुझे m स्क्वायर मिला मुझे उसकी जगह पे एप्सिलॉन चाहिए था, तो ये डेल्टा की जगह पे ऐसा क्या रखोगे? चलो चलो थोड़ा सोच लोगे आप लोग, मुझे यहाँ पे चाहिए एप्सिलॉन, तो डेल्टा क्या होगा? इसी को सॉल्व कर दो, एप्सिलॉन बाई एम गलत है, नयन 1 कैसे लोगे? 1 बाई एम, अगर सपोज मैंने डेल्टा की जगह पे 1 बाई एम लिखा तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1। हाँ ये एप्सिलॉन बाई एम इज राइट, साहिल साहिल वाज राइट, यस मैंने सॉरी 1 को रॉन्ग बोलना चाहता था, ही इज राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज हम लोग डेल्टा की जगह पे एप्सिलॉन बाई एम रखेंगे, तो देखते हैं क्या होता है, इज ही राइट कैसे मुझे पता चलेगा? तो मैं क्या करूंगा, दैट इज सेम एज m इंटू एप्सिलॉन बाई m, ये हो गया कट, आंसर आया एप्सिलॉन, therefore my mod of f of z minus f of w is less than epsilon। therefore पता क्या चला कि अगर z minus w less than delta है, then mod of f of z minus f of w less than epsilon हो गया,
ये चॉइस समझा सबको कि कैसे हमें मिला डेल्टा का चॉइस एप्सिलॉन बाई एम। यस सर, ओके। किसी को भी अगर ये एप्सिलॉन बाई एम में डाउट रहेगा तो प्लीज बताओ। ठीक है, ग्रेट। सो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि हमने ओके, रिपीट करते हैं, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं वापस से। ओके ओके, नो इशू। सो मैं देखो ना, रिपीट करने बोला ना, तो मैं आपको थोड़ा एक ट्रिक दे देता हूँ, है ना, ट्रिक ही दे देता हूँ कि क्या सोचता हूँ अगर सपोज मैं अटक जाता हूँ कहीं पे, तो मैं ऐसे टाइम पे क्या सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि सपोज मुझे इसको एप्सिलॉन करना ना, सपोज मैंने इसको एप्सिलॉन कर दिया, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन, उसका मतलब मेरा m इंटू डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। मुझे किसका वैल्यू चाहिए? डेल्टा का ना, तो डेल्टा को एक साइड रखता हूँ, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एम। तो इस तरीके से मुझे एप्सिलॉन बाई एम मिल गया, है ना, तो उल्टा जाता है, करेक्ट। फॉर दिस डेल्टा दिस इक्वालिटी विल बी ट्रू। समझ रहा है सूरज की किस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं? तो पक्का ना? यस सर, थोड़ा डाउटफुल था। सो देयरफॉर दिस इज अ थिंकिंग प्रोसेस, सो इसको नहीं लिखना चाहिए। देयरफॉर माय f इज कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल a कॉमा b। बिकॉज हम लोग ने कोई भी पॉइंट लिए थे z और w, कोई फिक्स पॉइंट नहीं थे, दे आर रैंडम पॉइंट, इसीलिए this inequality true for any z and w, hence this function is continuous on every point of the interval a comma b। hence हमें पता क्या चला कि हम लोग जो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल हम लोग ने जो डिफाइन किया था, वो ऐसा तैसा फंक्शन नहीं है, वो एक अच्छा फंक्शन है, जिसका एक प्रॉपर्टी है कि वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, इज इट ओके? द प्रूफ इज ओके? ओके ग्रेट। एक छोटा सा डेफिनेशन वो करेंगे और आज के लिए हम लोग रुक जाएंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मुझे लेने थे, बट नेक्स्ट टाइम लेंगे, कोई बात नहीं, कल हम लोग मिलेंगे वापस से। यहीं पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। आई जस्ट डिफाइंड वन मोर वे। मैंने जैसे कि आपको बोला कि मैं 3 रेफरेंस बुक को एक साथ मिक्सचर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हर कोई रेफरेंस बुक अपने हिसाब से चीज़ों को डिफाइन करने की कोशिश करता है। तो उस हिसाब से और एक रेफरेंस बुक है, मुझे याद नहीं है कि कौन सा रेफरेंस बुक से मैंने ये किया था, लेकिन ये भी एक अच्छा डेफिनेशन है। नाउ वी विल डिफाइन वन मोर टाइप ऑफ इंडेफिनाइट इंटीग्रल a से लेके इन्फिनिटी, f of x dx एज फॉलोज। यानी कि यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो इन्फिनिटी है। ऐसे केस में किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? पहले तो f शुड बी रीमान इंटीग्रेबल ऑन a comma s फॉर एवरी s greater than a, then my इंटीग्रल a से लेके इन्फिनिटी f of x dx is equal to limit s tends to infinity f of s। अब ये f of s क्या है? अभी अभी हम लोग ने डिफाइन किया ना, तो वापस से लिख लेते हैं। where this f of s is defined as इंटीग्रल a से लेके s fx dx for my a less than equal to s less than infinity। ठीक है, तो ये एक इंडेफिनाइट इंटीग्रल है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल चीज क्या है? तो यहाँ पे जो हमारा अपर लिमिट है दैट इज नथिंग बट इन्फिनिटी। तो ये जब अपर लिमिट इन्फिनिटी होता है तो हम लोग डायरेक्टली उसको सब्सटीट्यूट करके नहीं निकालते। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसकी करस्पॉन्डिंग इंडेफिनाइट इंटीग्रल निकालते हैं एफ एस, फिर उस इंटीग्रल निकलने के बाद उसके ऊपर लिमिट लगाते हैं एस गोज टू इंफिनिटी का, और फिर उसका जो आंसर होता है दैट इज द आंसर ऑफ अवर इंटीग्रल। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग इससे रिलेटेड 2 टर्म सीखेंगे और 3-4 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट टुडेज क्लास। मुझे क्या करना चाहिए, तो पहले